रेस किसी की भी हो, जीतता वही है जो अपनी पूरी क्षमताओं के साथ आगे बढ़ता है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। जो खुद के ऊपर बिलीव करता है, जो हार्डवर्क करने के लिए रेडी होता है, जो फोकस्ड होता है, जो डिस्ट्रैक्ट नहीं होता है और कंसिस्टेंट होता है, हमेशा जीत, और जिसके पास पेशेंस होते वही जीतता है। और आप सबका वेलकम है आज के हमारे इस न्यू सेशन में, CSIR नेट अचीवर्स के इस शो में। एंड आज हम सब से मिलने आए हैं सुचित्रा बेहरा जी। और सुचित्रा ये हमारे ऑनलाइन लाइव कोर्स के स्टूडेंट है, और सुचित्रा ने MSc के साथ साथ ही CSIR नेट का प्रिपरेशन किया। एंड CSIR नेट में जो जुलाई में CSIR एग्जाम हुआ था, उसमें इनका बहुत अच्छे रैंक से JRF से सिलेक्शन हुआ। तो सबसे पहले आप सब स्टूडेंट का वेलकम है आज के हमारे इस शो में, CSIR नेट अचीवर्स। एंड सुचित्रा आपका भी वेलकम है हमारे इस शो में। यस। थैंक यू। और सबसे फर्स्ट सुचित्रा कि हमारे सारे स्टूडेंट की तरफ से एंड पूरे IFS फैमिली की तरफ से आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने इतनी अच्छी मेहनत की, इतना हार्डवर्क किया, एंड आपका ये इतना अच्छा रिजल्ट आया। आपने इतना अच्छे से CSIR एग्जाम में क्वालिफाई किया विथ बेस्ट रैंक, तो इसलिए आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। यस। तो सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस कराता हूँ सुचित्रा बेहरा, ये ओडिशा से, और उन्होंने MSc जूलॉजी में किए, और सबसे बेस्ट किए गोल्ड मेडलिस्ट है। और अभी 2024 में इनका MSc कंप्लीट हुआ है। तो CSIR एग्जाम की प्रिपरेशन उन्होंने MSc में होते हुए ही की, MSc एपियरिंग में। तो ऐसे ही अगर आप भी MSc एपियरिंग में भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपका भी बहुत अच्छा रिजल्ट आ सकता है। एंड सुचित्रा जब MSc कर रहे थे जूलॉजी में, तब से ही वो CSIR नेट के बारे में प्रिपरेशन कर रही थी, और उन्होंने बहुत अच्छे से लाइव कोर्स को ज्वाइन करके, सारे टॉपिक को अच्छे से अंडरस्टैंड करके, सारे यूनिट्स को अच्छे से अंडरस्टैंड करके, क्वेश्चन प्रैक्टिस करके CSIR एग्जाम की प्रिपरेशन की थी। तो सुचित्रा, आपको जूलॉजी का गोल्ड मेडलिस्ट मिलने के लिए भी आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस हम सब IFS फैमिली की तरफ से। और ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हमारी स्टूडेंट की जूलॉजी में वहां पे भी गोल्ड मेडलिस्ट है, एंड अभी सुचित्रा का CSIR एग्जाम में भी हाईएस्ट रैंक से सिलेक्शन हुआ है। सो वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। यस। तो अब सुचित्रा, बहुत सारे स्टूडेंट हमसे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या सर MSc को प्रिपेयर, मतलब एपियरिंग MSc करते करते हम CSIR का एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं क्या? तो सुचित्रा आपका क्या कहना है? यस सर, मैं कर पाया तो सब लोग भी कर पाएंगे। यस, मतलब देखिए, आप मेहनत करने के लिए रेडी हो, आप पढ़ाई करने के लिए बहुत अच्छे से तैयार हो, और आप हार्डवर्क करना चाहते हो, तो आप कुछ भी कर सकते हो। आप CSIR एग्जाम MSc में होते हुए प्रिपेयर करके आप उसको हाईएस्ट रैंक से क्वालिफाई कर सकते हो, जैसे सुचित्रा ने किया था। वैसे सुचित्रा, बहुत सारे स्टूडेंट जब CSIR एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं तो उनको वो सिलेबस बहुत ज्यादा वास्ट लगता है, क्योंकि 13 यूनिट्स है, विथ एप्टीट्यूड है, नोट्स पढ़ने हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, संडे टेस्ट देने, मॉक टेस्ट देने, ये इतना सारा वास्ट है। और इसी के साथ आप MSc भी कर रहे थे, और MSc का तो अलग ही है, उसका सिलेबस, उसका अलग लोड होता है। तो इन सब का मैनेजमेंट कैसे हुआ? If we are starting from the day one, it will be easy for us. मैं तो MSc से ज्वाइन करने के बाद ही IFS से जुड़ चुका था। हाँ। तो फिर से 1 महीने में मेरा 1 यूनिट हो जाया था अच्छे से। तो अच्छा। 12 मंथ में ऑल 13 यूनिट्स में कंप्लीट कर दिया था। तो फर्स्ट ईयर में मेरा हो गया था। तो सेकंड ईयर में जो अब आएगा, जब आएगी
आए हैं मैं, तो उसके एमएससी सेकेंड ईयर में थोड़ा वर्कलोड ज़्यादा हुए, तो रिवीजन करना इस सेकेंड ईयर में मैं तो रिवीजन ही कर ली। अच्छा, फर्स्ट ईयर में सब नोट्स वोट्स बना दिया। वाह। तो देखिए, आप सब लोग बोलते हैं ना सर कि एमएससी करते करते टाइम नहीं मिलता, सारा टाइम तो कॉलेज में ही चला जाता है, और प्रैक्टिकल्स होते हैं, लेक्चर्स होते हैं, इंटरनल्स होते हैं, डेजर्टेशन होते हैं, और ये सारे जो आप बातें बोलते हो ये तो सुचित्रा को भी थे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट सुचित्रा, मुझे एक बात आपकी अच्छी लगी कि टाइम मैनेजमेंट एंड जो भी बैलेंस होता है, आपके पढ़ाई का जो बैलेंस होता है कि आपको CSR एग्जाम्स का प्रिपरेशन करना है साथ साथ एमएससी के साथ साथ, तो आप दोनों को शेड्यूल करके मैनेज कीजिए। अगर आप शेड्यूल करके मैनेज करते हो तो दोनों साथ साथ बहुत इजीली होता है। करेक्ट। और सुचित्रा, जी सर, आपको बहुत CSR एग्जाम का, जैसे सुचित्रा में देखिए कितना अच्छे से टाइम का मैनेजमेंट किया कि एमएससी के फर्स्ट ईयर में कोर्स को ज्वाइन किया और नोट्स प्रिपेयर किए, और एमएससी के सेकेंड ईयर में पूरे साल तक रिविजन्स किए। और कितनी अच्छी स्ट्रेटजी है, अगर सभी स्टूडेंट ऐसे स्ट्रेटजी यूज करेंगे तो आपका भी इसी तरह से बहुत अच्छा CSR एग्जाम, अच्छे रिजल्ट आएगा, एज वेल एज आपको खुद को भी कॉन्फिडेंस आएगा कि यस हम कर सकते। करेक्ट। यस सर। हाँ। तो तो उसके बाद टेंशन नहीं रहता, तो जो नोट्स रेडी है तो उसके बाद कुछ टेंशन है, फिर रिवीजन करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है और कुछ नहीं। यस, तो ये बहुत अच्छी बात बोली सुचित्रा ने कि सबसे बड़ा ज्यादा टाइम तो नोट्स बनाने में लगता है, और नोट्स बनाना सबसे डिफिकल्ट टास्क है। एंड वो अगर आप फर्स्ट ईयर में कंप्लीट करते हैं तो फिर आपको तो एंजॉयमेंट ही है, क्योंकि जब नोट्स हाथ में होते हैं तो हमें पहले से विश्वास होता है कि अब तो मैं कभी भी कर सकता हूँ प्रिपरेशन। कोई भी टॉपिक आप एक दो दिन में नोट्स पढ़ के भी कर सकते हैं। करेक्ट। तो ये बेस्ट है। तो देखिए, क्या होना कि सफल होने के लिए पहली सीढ़ी वो होती है कि जब आप खुद पर काम करना स्टार्ट कर देते, एंड जब आप खुद के ऊपर बिलीव करते कि यस आई कैन डू इट, एंड आप उसी वक्त स्टार्ट करते। प्रॉब्लम हमारा ये होता है ना कि हम ज्यादा मतलब आलसी होते। एमएससी में या बीएससी में हम देखते कि स्टूडेंट कॉलेज का ही प्रिपरेशन करना नहीं चाहता, वो CSR नेट का प्रिपरेशन कैसे करेगा। तो क्या ये जो आलस होता है, ऐसा बोलते हैं सुचित्रा कि आलस से जो है वो हमारे जीवन का सबसे बड़ा शत्रु है। तो क्या ये आलस से Yes. आपको नहीं था क्या? आप भी एमएससी में एंजॉय कर सकते थे, आप भी एमएससी में मतलब मस्त घूम फिर सकते थे, एंजॉय कर सकते थे। CSR नेट की प्रिपरेशन एमएससी में स्टार्ट कर दी तो आपका सारा टाइम तो प्रिपरेशन में गया होगा, तो आपने एमएससी एंजॉय नहीं की क्या? जी नहीं, ऐसे नहीं है। लास्ट मोमेंट पे थोड़ा हेक्टिक हो जाता था। मैं तो इसको अवॉइड करने के लिए मैं डे वन से ही शुरू कर दिया था सीएसआर नेट के लिए। तो हम्म, लास्ट मोमेंट पे थोड़ा हेक्टिक हो जाता था, क्या करना है क्या नहीं करना है समझ में नहीं आता। तो मेरा तो डे वन से हो जाएगा तो कुछ नहीं, टेंशन इतना यस। नहीं। तो सुचित्रा, ये बहुत अच्छी बात बोली सुचित्रा ने कि डे वन से जब स्टार्ट करते तो उल्टा जो सारा लोड था वो सारा रिलैक्स्ड हो गया, कम हो गया, क्योंकि आप छोटी छोटी बातें पहले से ही कर रहे हो और एमएससी को एंजॉय करके पढ़ाई किए। इवन उनको पढ़ाई करने में भी एंजॉयमेंट हुआ। और ये CSR एग्जाम की जब आप प्रिपरेशन की तो आपको एमएससी में भी बहुत हेल्प हुआ होगा। यस, यस। वो सब बेसिक कंसेप्ट तो क्लियर हो जाया था। थोड़ा बहुत जो लॉन्ग टाइप आता है उसको थोड़ा बहुत देखना, जो पढ़ने के बाद तो आराम से हो जाता है, कुछ नहीं। हाँ। इतना भी डेप्थ नहीं है एमएससी में। यस, तो देखिए कितनी अच्छी बात है कि सुचित्रा बोल रहे कि एमएससी का इतना डेप्थ नहीं है, लेकिन आप CSR एग्जाम्स की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो तो आपको एमएससी इजी लगती है। उल्टा एमएससी के बेसिक कंसेप्ट बहुत अच्छे समझ में आते हैं, और एमएससी का जो आपका प्रिपरेशन है वो बूस्ट हो जाता है, और आप हर चीज को अच्छे से क्लियरली समझ पाते हो, क्लियरिटी आ जाती है, कंसेप्ट की क्लियरिटी। जी करेक्ट। सर। जी सर। यस। और सुचित्रा, एक मेरा क्वेश्चन, मतलब जो कॉमन क्वेश्चन है जो स्टूडेंट पूछते हैं, टाइम मैनेजमेंट। क्योंकि टाइम एक ऐसा फैक्टर है कि समय के पास इतना समय नहीं है कि जो आपको और समय दे सके, और ये जो समय है ये क्रिटिकल होता है प्रिपरेशन के टाइम पे भी और एग्जाम पेपर के टाइम पे भी। तो क्या आपने भी अपना टाइम टेबल बनाया था? यस, स्टडी का जो कि बहुत जी सारे सर। स्टूडेंट बनाते हैं लेकिन फॉलो नहीं करते। फॉलो नहीं हो पाता है। हाँ। तो सर मैं बनाया था। अच्छा, तो फॉलो हो गया?
फास्ट 15-20 डेज हो रहा था, उसके बाद जो कुछ नहीं हो पाया। अच्छा, तो मतलब हम सब की तरह से ही आपका भी हुआ है मतलब। हाँ, क्योंकि जी सर। हमारे पास टाइम टेबल बहुत सारे बच्चे बनाते हैं, बस बनाते हैं, आगे चिपका देते हैं ऊपर जहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, और बस दिन में देखना है उसको कैसे करना है, करना है, यस करना है, करना है, स्टार्ट कर देते हैं, बाद में वो टाइम टेबल फॉलो ही नहीं हो पाता, क्योंकि बीच में बहुत सारी चीजें आ जाती है, कभी काम आता है, कभी हम दूसरा काम कर रहे होते हैं, तो टाइम टेबल फॉलो नहीं होता। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको डेली के डेली जो आपने डिसाइड किया है उतना प्रिपेयर करना। करेक्ट, तो आप डेली के डेली पढ़ाई करते होंगे, जी सर। और डेली डेली आप नोट्स मतलब कैसे पढ़ते थे? आपने सीएसआर लाइव क्लास में कैसे पढ़ा? सर, फर्स्ट तो वीडियो लेक्चर में फर्स्ट दिखने उसके देखा, उसके बाद जो नोट्स है, एक रफ नोट बना रहे थे क्लास के हम्म। बीच में, हम्म। जो जो इम्पोर्टेंट लगे, उसके बाद दो 2-3 घंटा उसके बाद अच्छे से नोट्स बनाया, क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको मार्क कर रहे थे मार्कर हम्म। से। अच्छा, तो मतलब सबसे पहले देखिए, सुचित्रा ने बहुत अच्छी बात बोली यहाँ पे कि सबसे पहले लाइव लेक्चर देखते देखते अपना रफ नोटबुक भी बनाया, जिससे सर क्या बोल रहे हैं, क्योंकि तब आप बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हो लाइव क्लास में। फिर आपने उसके नोट्स को और फाइन किया, और अच्छे से नोट्स को रिवाइज किया, और फिर उसके बाद उसके क्वेश्चंस को सॉल्व किया। मतलब टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग हो गई, तो उसके बाद उनके क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे से हो गए। करेक्ट। जी सर। हाँ, यस। अब सुचित्रा, बहुत बार ऐसा होता है ना कि स्टूडेंट्स जब प्रिपरेशन करते हैं, एमएससी एमएससी के साथ साथ अगर आप कर रहे हैं, तो सीएसआर एग्जाम का जो भी प्रिपरेशन है थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा अप्लाइड लेवल ज्यादा है, क्वेश्चन थोड़े टफ लेवल के ज्यादा आते हैं। तो एमएससी के स्टूडेंट के लिए सीएसआर का लेवल थोड़ा हाई नहीं होता क्या? नहीं यस। सर, बिल्कुल नहीं। नहीं। मैं भी तो एमएससी का स्टूडेंट हूँ, मैं कर पाया हाँ, तो सबका लिए इजी होगा। यस, तो क्योंकि आपको फंडामेंटल क्लियर है तो आप सब कुछ अप्लाई कर पाएंगे, हाँ, कुछ तो प्रॉब्लम देखिए नहीं है। बहुत अच्छी बात है ये कि आपका मतलब, बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं ना सर, एमएससी के साथ सीएसआर एग्जाम तो कितना डिफिकल्ट है, वहां पे तो कितने डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं, बड़े क्वेश्चन आते हैं, अप्लाइड क्वेश्चन आते हैं, उतना तो हमारे एमएससी में होता नहीं है। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप रेडी होने चाहिए करने करने के लिए। जैसे सुचित्रा रेडी थी कि मुझे करना ही है, और दूसरा अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं, उसको सीखना है। यस, ऐसा कहते ये हैं कि जो आता है उसको रिवाइज करो, और जो नहीं आता है उसको लर्न करो। तो लर्न करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन वो आपका लर्न हो जाएगा, तो सारी चीजें आ जाती है। करेक्ट। अब सुचित्रा, जैसे हम कहते हैं कि जब कोई एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो एग्जाम के प्रिपरेशन के टाइम पे क्वेश्चन प्रैक्टिस एक क्रिटिकल फैक्टर होता है, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस से आपको सीएसआर का पैटर्न, उस एग्जाम की मतलब जैसे क्वेश्चन से आपको उस एग्जाम की आत्मा समझ में आती है, एग्जाम का पैटर्न क्या है, एग्जाम में क्या पूछा जाता है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, लैंग्वेज कैसे होती है। तो क्या आपने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस की थी क्या? जी सर। और वो डेली की थी? ठीक सर, डेली में एक टॉपिक खत्म होने के बाद 2-3 आवर तक करती ही इसकी ज्यादा नहीं कर पाई थी, अच्छा, ज्यादा नहीं टाइम कर ही पाते। नहीं था। और पीवाईक्यू सारे सॉल्व किए थे सीएसआर के? नहीं सर। नहीं? नहीं कितने सर, मतलब, पीआई के जस्ट कितने यूनिट्स के आपने पीवाईक्यू सॉल्व किए थे? 5-6 यूनिट का ही कर पाई थी। वाव। और जनरली हम ये देखते कि आप जब प्रिपेयर करते हो एग्जाम को, तो एग्जाम्स का रिविजन्स करते करते हम टेस्ट पेपर्स, मॉक टेस्ट देते हैं। तो क्या आपने भी टेस्ट पेपर्स एंड मॉक टेस्ट दिए थे मॉक एग्जाम से टेस्ट भी पहले? दे रखी। यस। जी सर। तो क्या मतलब फाइनली, और आपने इवन आईएफएस के जो एग्जाम मैपिंग अंतिम वार के सेशन होते हैं वो भी अटेंड किए होंगे? जी सर, वो तो रेगुलरली किया था उस। यस। तो फिर सुचित्रा, मेरा एक क्वेश्चन है, मॉक टेस्ट एज वेल एज जो हमारे एग्जाम मैपिंग सेशन है एंड अंतिम वार के सेशन है, क्या उसका बेनिफिट आपको एग्जाम में हुआ क्या? जी सर, जरूर। वो तो मैं तो 2 महीने यूट्यूब 5 बजे तो आ गई थी। तो हाँ। एग्जाम क्लियर करना हो तो यूट्यूब से 5 बार अंतिम बार देखना ही देखना चाहिए, यस। उसके बाद प्रैक्टिस करना है। यस, तो मतलब सबसे ज्यादा बेनिफिट, सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस जो बूस्ट होता है वो फाइनल सेशन से होता है, क्योंकि उसमें जी सर। सारे लिंक हो जाते हैं, क्लियरिटी आ जाती है टॉपिक्स की।
और हमें भी समझ में आता है कि हमें कितना आता है। मॉक टेस्ट तो एक आईना होते हैं कि जो हमें बताते हैं कि एग्जाम से पहले आपका प्रिपरेशन कितना हुआ है, आप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हो। और सुचित्रा, बहुत सारे स्टूडेंट को सबसे बड़ा प्रॉब्लम सीएसआर में आता है कि नेगेटिव क्वेश्चन, नेगेटिव मार्किंग होती है, गलत होते हैं क्वेश्चन। तो क्या नेगेटिव मार्किंग से आप भी डरते थे? आपके भी क्वेश्चन गलत होते थे क्या? यस। जी सर, जी सर। हाँ। जी सर, मेरा तो बहुत मैं जब दिसंबर दिया था मेरा नेगेटिव बहुत ज्यादा आता, तो इसलिए मैं फोकस कर नहीं, नेगेटिव करना नहीं चाहिए। हाँ, तो निगेटिव मतलब आपको पता ही था कि निगेटिव होता ही है, और वो नेचुरल है। कभी कभी हमारा सिली मिस्टेक होता है, कभी कभी हम थोड़ा पढ़ना चाहिए नीट अच्छे से क्वेश्चन तो हम पढ़ नहीं पाते, हम ग्रांटेड लेते हैं ऑप्शंस को, वो तो गलत होता है। तो फिर निगेटिव मार्किंग को कम कैसे करें? आपने जब कैसे कम रिवीजन किए? फ्रॉम फोर्थ ऑप्शन है, दो तो नहीं है, हम श्योर हाँ है, और दोनों के बीच में हम फंस जाते हैं। तो हाँ, उसको क्वेश्चन अच्छे से रीड करने के बाद वो पता चल जाता था क्या सही आंसर है क्या गलत है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो मतलब सबसे इंपॉर्टेंट है कि देखिए, हर क्वेश्चन में जब भी आपको डाउट होता है तो ऑप्शन दो दो स्टेटमेंट होते हैं, उसी में डाउट होता है, दो ऑप्शन में डाउट होता है। तो उन ऑप्शंस को आप कैसे क्लियर कर सकते हो कि अगर वो आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से आता है तो आप उसको सॉल्व करो, अगर आपको डाउट लग रहा है तो आप उसको छोड़ दो। ओके, रिस्क मत लो, क्योंकि एग्जाम में रिस्क लेना अच्छी बात नहीं है। तो इसलिए, और दूसरा, अगर आपको निगेटिव मार्किंग को कम करना है तो बेस्ट वे, क्वेश्चन प्रैक्टिस के ऊपर जाओ, टॉपिक को अच्छे से अंडरस्टैंड करो, तो फिर से नोट्स पढ़ना, फिर से क्वेश्चन करना, आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और अगर फिर भी डाउट है तो अपने टीचर से डाउट क्लियर करो, ताकि आपका नेगेटिव मार्किंग जो है कम हो जाए। करेक्ट। जी सर, यस। मैं तो ये कहना चाहती हूँ जो लास्ट 2 मंथ में एग्जाम मैपिंग होते हैं अंतिम बार, वो तुमसे यदि सीरियसली हो जाता है तो नेगेटिव मैपिंग नहीं होगा। यस, तो मतलब अगर आप अच्छे से पहले से ही टॉपिक को अंडरस्टैंड करते हो एग्जाम मैपिंग से अंतिम वार से, तो नेगेटिव मार्किंग वहां पे कम हो जाता है। करेक्ट। और दूसरा सुचित्रा, जैसे हम ये देखते हैं ना कि जब भी हम प्रिपरेशन करते तब CSIR नेट के जो यूनिट 13 है वो 13 यूनिट भी करते, प्लस एप्टीट्यूड भी करते। तो क्या एप्टीट्यूड भी आपने किया था? जी सर, लास्ट 2 महीने से प्रैक्टिस कर रहे थे यस, तो एप्टीट्यूड यूट्यूब आपने चैनल किया था। से। यस। IFS का जो यूट्यूब चैनल है एप्टीट्यूड से, हम्म। उससे ही। यस। और और जो एग्जाम का पहले जो लास्ट नाइट में होता है केसी सर का एक 3-4 आवर का हाँ, लेक्चर, वो भी किया था। यस, तो वो भी किया था, तो और उसका फायदा आपको एग्जाम में हुआ? जी सर, ज्यादा। यस, बहुत, क्योंकि उसी का, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे जो हम करते हैं वो सारा यूज होता है, क्योंकि हम इतने एक्टिव होते हैं, हमारा इतना कंसंट्रेशन होता है, तब तब हम जो भी पढ़ते हैं वो सारा एग्जाम में याद आता है, अच्छा। और एग्जाम में सब फायदा होता है। तो सुचित्रा, अगर सपोज बहुत सारे स्टूडेंट ये पूछते हैं कि क्या सर अभी से, क्योंकि अभी से CSIR एग्जाम अभी 2 महीने में आए हुए हैं, तो 2 महीने के बाद होगी, चाहे दिसंबर में हो चाहे जनवरी में फर्स्ट वीक में हो, तो 2 महीने में हम CSIR एग्जाम का प्रिपरेशन कर सकते हैं क्या? सर, मेरा मेरा जो 2 महीने से मैं अच्छे से रिवीजन किया, उसके बाद ही मैं क्वालिफाई कर चुका। यदि यस। फ्रॉम द डे वन इफ यू आर प्रिपेयरिंग ऑल द नोट्स एंड इफ यू आर क्लियरिंग विथ ऑल द बेसिक एंड फंडामेंटल्स, इट्स ओके विथ, यू कैन डू इट विद इन मंथ्स। यस, तो देखिए सुचित्रा ने यहाँ पे बहुत अच्छी बात बोली है कि सबसे इंपॉर्टेंट है बेसिक्स एंड फंडामेंटल्स, एंड इसको प्रिपेयर करने के लिए 2 महीने सफिशिएंट है। करेक्ट। तो रिवीजन, एक्चुअल CSR का रिजल्ट 2 महीने में ही निकलता है, क्योंकि 2 महीने जो फास्ट आप रिवीजन करते हो लास्ट, उस रिवीजन से रिजल्ट आता है, क्योंकि वही रिवीजन आपके बूस्ट करते हैं कॉन्फिडेंस को और प्रिपरेशन को। इसीलिए जो स्टूडेंट आज से भी स्टार्ट करे, अगर ये आज से अच्छे से प्रिपेयर करते, हार्डवर्क के साथ शेड्यूल बना के, टॉपिक्स को अच्छे से रीड करके, बेसिक्स एंड फंडामेंटल जैसे सुचित्रा बोल रहे हैं आप अच्छे से करोगे, तो CSR एग्जाम में तो बेसिक्स ही पूछा जाता है। करेक्ट, कॉमन और एक चीजें तो पूछी जाती है। क्वेश्चन तो जियोग्राफिकल टाइम से ही आ गया था, डायरेक्ट हाँ, क्वेश्चन। डायरेक्ट क्वेश्चन, तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट है कि जो आप प्रिपेयर करते हो तो आपको समझ में आएगा, ये तो डायरेक्ट पॉइंट है जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। करेक्ट। और सुचित्रा, अभी जैसे अगर बहुत सारे स्टूडेंट अगले CSR एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते, उनका भी अपने आप की तरह जैसे अच्छा सिलेक्शन हो, तो इसलिए उन्होंने किस तरह से स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए प्रिपरेशन के लिए, आप क्या सजेस्ट करोगे उनको?
सर 2 महीने में क्रैक करना है तो 7 to 8 है तो कंपलसरी रोज के पढ़ना चाहिए। यस, हाँ 5-6 आवर रिवीजन और 2-3 आवर क्वेश्चन प्रैक्टिस और वन यस आवर पार्ट ए के लिए तो चाहिए। यस, मतलब उन्होंने डेली का डेली प्रिपरेशन करना ही चाहिए। करेक्ट, उन्होंने क्वेश्चन प्रैक्टिस, नोट्स रीडिंग एज वेल एज एप्टीट्यूड को डेली के डेली करना चाहिए। करेक्ट, और उन्होंने क्या क्या नहीं करना चाहिए वो भी बताइए, क्योंकि उनको फर्स्ट उनको ये समझ में नहीं आता कि हमें डोंट्स क्या है, डूज आपने बहुत अच्छे बताए कि आप नोट्स अच्छे से रीड करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, एग्जाम मैपिंग के सेशन देखो, अंतिम वार के सेशन देखो, एप्टीट्यूड की डेली प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस डेली करो, ये सबको पता है, ये करना है। बट डोंट्स भी तो आते हैं कि डोंट्स क्या करना नहीं है, मिस्टेक्स क्या क्या मिस्टेक्स हो सकती है। 2 महीने जब एग्जाम पास आ जाते हैं तो फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, हम्म, सोचते हैं इस बार नहीं होगा अगले सेशन में हो हाँ जाता है। लेकिन वो नहीं सोचना चाहिए, हाँ कंटिन्यूअसली पढ़ना चाहिए, हम्म, उसके बाद जाओ जहाँ हाँ, होगा मतलब होगा। सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, सुचित्रा ने बहुत अच्छी बात बोली कि आपको निगेटिव नहीं लाना है माइंड में, ओवर थिंकिंग नहीं करना है कि क्या होगा कैसे होगा। और दूसरा कि कंटिन्यूसली पढ़ना ही है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है, और सोशल मीडिया के साथ रहना है या दूर रहना है सुचित्रा। सर अभी तक तो मेरा इंस्टाग्राम फेसबुक अकाउंट ही नहीं है, ओनली अच्छा, व्हाट्सएप इज द ओनली सोशल मीडिया ऐप आई यूज्ड। अरे मुझे तो आप फर्स्ट मिले कि आप बोल रहे हैं मेरा इंस्टाग्राम और फेसबुक का अकाउंट ही नहीं है। हाँ जी तो मतलब आप मतलब फिर कैसे आप सोशल मीडिया पे मतलब है ही नहीं क्या सर बाकी सारी। यूट्यूब ही मेरे लिए एक ही सोशल मीडिया है मैं जो यूज करता हूँ। अच्छा अच्छा, बाकी तो स्टूडेंट का सबसे ज्यादा टाइम वहां पे ही जाता है जहाँ पे आप अभी है ही नहीं, तो आपका सारा टाइम शायद पढ़ाई में लग गया है इसकी वजह से। यस, शायद सर। तो देखिए सुचित्रा बोल रही है कि अभी अंडरग्राउंड हो जाओ, सोशल मीडिया से दूर रहो, क्योंकि वो टाइम कंज्यूम करता है, अपने टाइम को वेस्ट करता है। और हार्ड वर्क करने के लिए रेडी हो जाओ, डेली का डेली प्रिपरेशन करना स्टार्ट करो, रिवीजन करना स्टार्ट करो। करेक्ट, और उसके साथ कंसिस्टेंसी मेंटेन करो, डिस्ट्रैक्ट मत हो, सोशल मीडिया से हो या कोई अदर हो, उनको पूरा बंद कर दो, क्वेश्चन प्रैक्टिस पे फोकस करो। और बहुत सारी क्वेश्चन, मतलब जैसे सुचित्रा बहुत बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स को बहुत सारे डाउट्स होते हैं, कब जब भी कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो टॉपिक पढ़ते हुए सब सारी चीजें मतलब हमें समझ में नहीं आती, तो स्टूडेंट क्या हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, डिमोटिवेटेड हो जाते हैं जब उनको समझ में नहीं आता, या क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हुए अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, समझ में नहीं आया तो भी डिमोटिवेटेड होते हैं। तो क्या ऐसा आपके साथ भी हुआ है? जी सर आप भी? बहुत बार हो जाता है। अच्छा, बहुत बार होता है, तो आपने क्या किया था जब डिमोटिवेशन आए तो? सर और एक बार मैं नोट्स रिवाइज करता है उसके बाद भी नहीं हुआ तो मैं यूट्यूब से उसको स्पेशल टॉपिक को सर्च करके उसके बाद वो 2-3 वीडियो देख रहे थे तो उसके हम्म, बाद हो जाए। हाँ, तो मतलब आप ट्राई करते थे कि आपको जो आता है वो करे, सोशल मीडिया में मतलब जैसे जो वीडियोज है, लेक्चर्स है, उनको देखो ताकि आपको पॉजिटिविटी आए। करेक्ट, तो इनसे आप फिर से पॉजिटिव हो सकते हो। इवन सबसे इंपॉर्टेंट कि माइंड होता है अपना, कि पॉजिटिव माइंड रखना। टोटल 6 मंथ में जब आप पढ़ाई करते हो तो पॉजिटिव माइंड होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो पढ़ाई को बहुत अफेक्ट करता है। और ऐसा कहते हैं सुचित्रा कि मैदान में हारा हुआ इंसान तो जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी जीत नहीं सकता। तो आपका माइंड हमेशा ही पॉजिटिव होता था या कभी कभी निगेटिविटी भी बहुत ज्यादा हो जाती थी? यस सर मेरा तो बीच बीच में नेगेटिव दो 2-3 दिन कंटिन्यूअसली पूरा मोटिवेटेड है पढ़ने बाद और एक दिन मेरा सुन हो जाता था तो फिर से यूट्यूब से मोटिवेशन वीडियो फ्रांसु सर का जो शॉर्ट वीडियो मोटिवेशन का आपका यस, हाँ केसी सर का देखने के बाद हाँ हाँ, ये हो बहुत जाता। अच्छी बात है कि आप मतलब शॉर्ट वीडियो से क्विक मोटिवेशन ला सकते हो। एंड ये सबके साथ होता है, देखिए स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट हंस रहे हैं कि हाँ सुचित्रा के साथ भी निगेटिविटी, बहुत सारे स्टूडेंट के साथ, सबके साथ होती है, क्योंकि ये नेचुरल है। माइंड हमेशा पॉजिटिव कैसे रहेगा? कुछ ना कुछ कभी कभी ओवर थिंकिंग, एनवायरमेंट, उसके वजह से हमारे माइंड में नेगेटिव थॉट्स आते हैं, वो नेचुरल है, बस उनको मैनेज करना आना चाहिए। नेगेटिव होना सर गलत नहीं है,
बस आपको उस निगेटिविटी पे और नेगेटिव होना गलत है कि आप उस पे सोच सोच के टाइम बर्बाद नहीं करना है। यस। इससे अच्छा माइंड को स्विच कर देना है, जो अच्छा लगता है वो करना है। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट को म्यूजिक सुनना अच्छा लगता है, गार्डन में घूमना अच्छा लगता है, कोई मेरे तो जब डिप्रेस हो जाता जो हनुमान चालीसा का पाठ कर देता। तो ये तो बेस्ट वे है कि आप हनुमान चालीसा पाठ करके बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है हमें, एंड ये बेस्ट वे। यस, तो मतलब सब लोग, जैसे कोई बैडमिंटन खेलता है, कोई क्रिकेट खेलता है, यस, तो माइंड को स्विच करो एंड थोड़ा सा योगा करो, थोड़ा सा एक्सरसाइज करो, ताकि माइंड हमेशा पॉजिटिव रहे, हमेशा फ्रेश रहे। एंड हमेशा ही याद रखना है कि आप जैसे जैसे आप, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटीज हम करते, हेल्थी डाइट लेते, तो माइंड हेल्थी रहता है, हमारे बॉडी में एंडोर्फिन रिलीज होता है, तो वो हैप्पी हार्मोन है तो हमें हैप्पी कर देता है। और जब हम पॉजिटिव होते, फ्रेश होते, हैप्पी होते, तब पढ़ाई अच्छी होती। सही है ना सुचित्रा? जी सर। यस। तो सबसे इंपॉर्टेंट कि बहुत बार सुचित्रा ऐसा बोलते हैं कि आपने घर पे ही प्रिपरेशन किया था ना सारा? जी सर। हाँ, और घर पे प्रिपरेशन किया था, एमएससी भी आपका घर से आपने किया, सीएसआर एग्जाम भी घर से ही किया। जी सर। लेकिन स्टूडेंट तो बोलते हैं घर पे पढ़ाई नहीं होती, घर वाले तो हमने काम लगा देते, हाँ, टाइम वेस्ट हो जाता है। तो आपने घर पे कैसे पढ़ाई की? तो मेरा मॉर्निंग रूटीन 6 से 4 बजे उठ जाता हूँ। 4 से 7 8 तक मेरा अच्छे सेशन हो जाते हैं, मॉर्निंग में माइंड फ्रेश हो जाता है। हम्म। और उसके बाद कुछ मॉर्निंग वॉक वगैरह करके फिर से 10 10 11 20 में पढ़ने बैठ जाती हूँ, इवनिंग 4 5 तक। यस। मेरा तो इवनिंग टाइम से नहीं हो पाता, मैं मॉर्निंग पर्सन हूँ, इसलिए मैं मॉर्निंग में जितना टाइम दे सकता हूँ स्टार्टिंग में उतना ही दे देता हूँ। और हाँ। नाइट में थोड़ा मैं रिलैक्स करता हूँ, माइंड फ्रेश करता हूँ, रेस्ट। हाँ, तो देखिए कितनी अच्छी बात है कि मतलब आप मैनेज करने के ऊपर होता है, घर पे भी पढ़ाई होती है। ऐसा नहीं कि घर पे आपको पढ़ाई करने का एनवायरनमेंट नहीं होता, या घर के काम होते हैं, या बाकी के बहुत सारे एक्टिविटीज होते हैं, बट फिर भी आप मैनेज करके चलोगे तो आप घर पे अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो। बट बहुत सारे स्टूडेंट के लिए वो कंफर्ट जोन होता है, इसलिए उनकी पढ़ाई नहीं होती। लेकिन आप घर पे भी अगर पढ़ाई करने के लिए अनकंफर्टेबल रहोगे, हमेशा पढ़ाई करने के लिए रेडी रहोगे, हमेशा अपने टाइम टेबल को मेंटेन करने की कोशिश करोगे, तो आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि घर पे हम बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट भी होते, और देखिए सुबह पढ़ने का, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हमने देखे सुचित्रा, जैसे आप हो कि आप अर्ली मॉर्निंग उठ जाते हो 4 बजे, हाँ, कुछ लोग तो 4 बजे सोने के लिए जाते हैं, पता है? तो आप 4 बजे उठ जाते हो, तो मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग पढ़ाई बहुत बेस्ट पढ़ाई होती है। और आपको अगर, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं कि जो लेट नाइट में पढ़ते हैं, तो वो भी लेट नाइट में पढ़ना भी बेस्ट है। आपको जब आप पढ़ाई कर सकते हो, आपको जो अच्छा लगता है आप कीजिए। बस इंपॉर्टेंट ये है कि डेली का डेली प्रिपरेशन करना। पढ़ाई करना है। हाँ, डेली का डेली रिवीजन करना है, डेली का डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, और वो मिस ना हो। और ऐसा भी कभी कभी होता है कि एक एक दो दो दिन पढ़ाई नहीं होती, यस, तब क्या करे जी सुचित्रा? सर। तो बाहर घूमने चले गए, हाँ। फैमिली से फैमिली टाइम स्पेंड करना है। और यस। कुछ इंटरेस्टिंग आपसे आपको जो इंटरेस्टिंग लगता है उस काम करें। मुझे हम्म। तो मंदिर जाना इंटरेस्टिंग लगता है, हाँ। दोस्तों से इंटरेक्शन करना। यस, तो ये बहुत अच्छी बात है कि देखिए कि आप अपने खुद को हमेशा पॉजिटिव रखने की कोशिश करें। फिर भी अगर एक दो दिन अगर पढ़ाई नहीं होता है, कोई बात नहीं है, आप फिर जो अच्छा लगता है वो कीजिए, कोई बात नहीं, क्योंकि आपको उस फेज से अलग होना पड़ेगा, आपको स्विच करना पड़ेगा माइंड को, तब माइंड और फ्रेश हो जाता है, और फिर आपका पढ़ाई और अच्छा हो जाएगा फिर। यस, तो ये नेचुरल है। अब सुचित्रा, मुझे ये बताइए कि आपने जो यूनिट्स प्रिपेयर किए थे, तो सबसे फर्स्ट क्या आपने जो भी स्टूडेंट अभी सीएसआर रेट का प्रिपरेशन करे, क्या उन्होंने सारे यूनिट्स करने चाहिए, मतलब 13 यूनिट्स प्लस एप्टीट्यूड? आपका क्या कहना है? सर आपको जो बैचलर्स और मास्टर में जो आपका जो मेन सब्जेक्ट है, मेरा जूलॉजी होता है, मैं जूलॉजी में एनिमल फिजियोलॉजी, डेवलपमेंटल बायोलॉजी तो मेरा हम्म। फेवरेट है। मैं फर्स्ट डेवलपमेंटल बायोलॉजी, सेल सिग्नलिंग, तो यस। जो मुझे इजी लगता है वो फास्ट में कंप्लीट कर देता हूँ। हम्म। उसके बाद जैसा मोलिकुलर बायोलॉजी वो थोड़ा लेंदी है, टाइम लगता है। हम्म। तो उसको जब मैं मोटिवेटेड हूँ, जो जब तो उसके मोटिवेटेड टाइम में मैं
जो डिफिकल्ट टॉपिक है कर देता हूँ। वो जो यस इस मन नहीं होते, जो आलसी लगता है, तब तो मैं इजी इजी टॉपिक, सेल सिग्नलिंग, सेल बायोलॉजी, इसका कर देता हूँ। यस, तो मतलब देखिए सुचित्रा ने यहाँ पे बहुत अच्छी बात बोली। सुचित्रा, मैं रिपीट कर रहा हुआ कि जो टॉपिक्स आपको अच्छे लगते हैं, जो आपके फेवरेट है, उनको करो, उनको पहले करो, और फिर जो टॉपिक नहीं आते उनको जितना कर सकते हो उतना करो। तो इट मतलब ये नेसेसरी नहीं है कि 13 टॉपिक प्लस एप्टीट्यूड ये सब कुछ होना चाहिए, क्योंकि सब कुछ सबको सब नहीं आता, हमारे कुछ लिमिटेशंस भी होते हैं। तो इसीलिए जो आपका अच्छा है, जो आप बेटर कर सकते हो, उतना कीजिए। इसलिए हम भी बात करते समय यही बोलते हैं कि आप जितना कर सकते हो उतना कीजिए। अगर 13 यूनिट्स करते हो तो बेस्ट ही है, अगर आप 9-10 करते बेस्ट है। आप जितना कर सकते हो उतना कीजिए, बस वो उसमें आपको क्लियरिटी चाहिए, उसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए, और क्वेश्चन उसका गलत नहीं होना चाहिए। करेक्ट? यस। तो अब जितना भी करना है अच्छे से करना है, उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से करना है, रिवीजन भी अच्छे से करना है। यस, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है अच्छे से और रिवीजन करना है। तो सुचित्रा, मुझे एक क्वेश्चन है कि जब आप लाइव लेक्चर्स देखते थे, जैसे आईएफएस के लाइव लेक्चर्स, तो आपको लाइव लेक्चर्स में, क्योंकि 3-3 आवर्स के लेक्चर्स होते हैं हमारे, 6 आवर्स होते हैं, तो आपको ऐसा कभी ये नहीं होता कि मतलब 6 आवर्स पढ़ना बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, हाँ, इतना तो कंसंट्रेशन ही नहीं बैठता, नींद आती है, भूख लगती है, हाँ, और पढ़ाई का मन नहीं करता, तो ऐसे आपको कभी नहीं लगा? बार बार लगता है। बीच बीच में गैप लेके 2 घंटा के बाद 10-15 मिनट ब्रेक लेता हूँ। हाँ, तो ब्रेक लेके करना। यस, या कभी चाय पी लेना बीच में, हाँ, कभी कॉफी पीना बीच में, ये तो चलता है ना, मतलब एक्टिव तो रखना पड़ेगा ना, क्योंकि सारे लेक्चर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, और सब समझ में क्लास में ही आता है। घर पे हम अकेले पढ़े तो हमें समझ में नहीं आता है, जब तक टीचर ना बताए कि ऐसा नहीं ऐसा है। करेक्ट? तो जी सर। यस, तो एक्टिव रखना। तो सुचित्रा, अब हम करते हैं रैपिड फायर राउंड। हाँ, तो मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आपको पॉइंटेड आंसर देना है, हाँ, रैपिड फायर में। तो सबसे फर्स्ट, सीएसआर के 13 यूनिट्स एंड एप्टीट्यूड, आपका फेवरेट यूनिट कौन से? सेल सिग्नलिंग, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। वाह। तो और सीएसआर के 13 यूनिट्स और एप्टीट्यूड, इसमें से सबसे डिफिकल्ट कौन सा लगता है आपको? एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड। थोड़ा अच्छा, बायोलॉजिकल साइंस में फील्ड में, वो हाँ, तो तो मैथ का ओ, टच नहीं है। अच्छा, और एक क्वेश्चन, क्या मैथमेटिक्स से आपको डर लगता है या नहीं? लगता है, अभी तो लगता है। बहुत तो लगता मैं है। 12। जी सर। अच्छा, मतलब हम सब स्टूडेंट की साइड में ही हो आप, हम सब मतलब डरते हैं मैथमेटिक्स से, हाँ। तो जी सर। तो फिर एप्टीट्यूड आपने कैसे प्रिपेयर किया? एप्टीट्यूड तो मैं लास्ट 2 महीने से एक दिन 1 आवर में 1 आवर देके, वो जो वीडियो आता है जो सर का, उसका हाँ नाम याद नहीं है, दिनेश सर। बताए। हाँ हाँ, दिनेश दिनेश सर सर का का, वीडियो हाँ। का। यस, तो दिनेश सर के वीडियो देखे, एक एक दिन के, एक एक घंटे के। यस, और फाइनल सेशन क्या हमारा, सीएसआर एग्जाम से जी सर। पहले वाला, तो एप्टीट्यूड हो गया। देखिए, आप भी ऐसे कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, सीएसआर एग्जाम में पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, आपका सबसे फेवरेट पार्ट कौन सा है? पार्ट सी। पार्ट सी फेवरेट है। और सबसे पहले कौन सा पार्ट करते हैं एग्जाम में? पार्ट सी। पार्ट सी करते हैं। और इसका स्पेशल रीजन कोई? पार्ट सी में जो क्वेश्चन पढ़ के अपने आप हो जाता है, कुछ हम्म याद नहीं करना चाहिए। पार्ट बी में थोड़ा याद करने हम्म चाहिए, तो पार्ट सी में जो क्वेश्चन में ही आंसर है, तो उसको लिए ढूंढना है। हाँ, यस यस। तो अभी सबसे फर्स्ट की, जैसे सुचित्रा, हम देखते हैं कि जब भी हम प्रिपरेशन करते, तो प्रिपरेशन टाइम पे नोट्स पढ़ना, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, मॉक टेस्ट देना, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। करेक्ट? तो स्टूडेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या लगता है आपको? लेक्चर्स देखना लाइव सिर्फ, क्योंकि कुछ स्टूडेंट सिर्फ लाइव लेक्चर देखते हैं, नोट्स नहीं बनाते। कुछ स्टूडेंट नोट्स पढ़ते हैं और नोट्स के साथ रेफरेंस भी पढ़ते हैं, और कुछ स्टूडेंट नोट्स प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। तो सबसे बेस्ट वे कौन सा है पढ़ाई करने के लिए, आपको क्या लगता है? सर मेरे हिसाब से फर्स्ट रिवीजन करना है, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस। और जो क्वेश्चन नहीं होगा उससे फिर पूरी नोट्स पढ़ना है, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। यस, तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी सुचित्रा, कि फर्स्ट होता है कि रिवीजन ऑफ नोट्स, रिवीजन करो बार बार, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो।
ये प्राइमरी हुआ कि जिसमें आपको एक तो समझ में आएगा क्या आता है और क्या नहीं आता है और गलतियां कहाँ पे हो रही है, और जहां पे गलतियां हो रही है उसको करेक्ट करने के लिए फिर से नोट्स पे जाओ, नोट्स को रीड करो, अंडरस्टैंड करो, फिर से क्वेश्चन लगाओ, तो क्वेश्चन भी हो जाएंगे। ऐसा कितने रिवीजन करने चाहिए सुचित्रा कि जिससे सीएसआर फाइनल एग्जाम में कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मेरा इस बार रिजल्ट आ ही जाएगा? कितने तो रिवीजन होने चाहिए? लास्ट 3 महीने से जितना बार हो जाएगा इतना बार ही करना चाहिए। यस उसका बेस देना है अराउंड 10 to 12 साइकिल ऐसे होना चाहिए। याद करना है, भूलना है, पूर्ण याद करना है, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, हाँ। ऐसे ही अरे चलना ये डर चाहिए। गए अब, 10 to 12 साइकिल बोले आपने तो। हाँ, तो अभी तो मैं स्टूडेंट्स को जब क्वेश्चन पूछता हूँ ना, मैं हमेशा क्लासरूम में लाइव क्लास में पूछता हूँ कि आपके कितनी बार रिवीजन हो गए सारे टॉपिक्स के, तो वो हमेशा बताते सर एक बार हो गए। मतलब जब उन्होंने पहली बार पढ़ा था ना, बस वही उसको रिवीजन मान लेते। कभी भी पूछो, अभी भी अगर मैं 10 दिन पहले भी पूछूंगा ना तो भी बोलेंगे सर एक बार हुआ है, अच्छे से हुआ है। तो इसलिए, और आप बोल रहे हो 10 से 12, ये सही है, सुचित्रा बोल रहे हो सही है कि जितना अच्छे से आप रिवीजन जितनी बार कर सकते हो उतना बेस्ट है। करेक्ट, उतना कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है और उतना टॉपिक क्लियर होता चला जाता है। तो जितनी बार करोगे उतना अच्छा है। सुचित्रा, उनको तो बेनिफिट इसका मिला कि उन्होंने फर्स्ट ईयर में सारे नोट्स बना लिए थे, तो उनको सेकेंड ईयर में नोट्स नहीं बनाने थे, तो उन्होंने सिर्फ रिविजन्स 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 किए। सही है ना? और उस रिविजन्स का बेनिफिट ये मिला कि देखिए इनका ये अच्छा, इतना अच्छा सिलेक्शन हुआ। तो सुचित्रा, ये बेस्ट है कि आज जो हमने सारे पॉइंट्स डिस्कस किए, इन सब का हमारे सारे स्टूडेंट को बहुत ज्यादा फायदा होगा, उनको बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा। और जैसे अगर हम फिर से रिवाइज किए कि जैसे हमारे इस सेशन में क्या क्या डिस्कस किए पॉइंट, तो सबसे पहले खुद के ऊपर बिलीव कीजिए कि आप कर सकते और स्टार्ट कीजिए पढ़ाई करना। दूसरा, नोट्स पढ़िए, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, रिविजन्स कीजिए और फिर से बार बार उसको रिवाइज करते रहिए। तीसरा, निगेटिविटी आएगी, बस निगेटिव होना नहीं है और अपने खुद को हमेशा मोटिवेट रखना है, पॉजिटिव माइंडसेट रखना है। करेक्ट, ओवर थिंकिंग करना नहीं है। चौथा, सोशल मीडिया पे जाना नहीं है, टाइम वेस्ट करना नहीं है, क्योंकि आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकल फैक्टर है। टाइम मैनेजमेंट करना, शेड्यूल करना, ताकि आपका बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाए। 5, कि आपको हमेशा सिर्फ पढ़ते नहीं रहना है, पढ़ने के साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस नेसेसरी है। और रिविजन्स के लिए सुचित्रा ने जैसे पता है कि आप एग्जाम मैपिंग सेशंस, अंतिम वार सेशंस, एप्टीट्यूड का अंतिम वार सेशन सब करो, ताकि उससे आपको बेनिफिट होगा, आपकी रिवीजन अपने आप हो जाएगी और आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा। तो इतने सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हमने रिकॉल किए। तो सुचित्रा, और कुछ आप बताना चाहोगे? क्योंकि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट है जो इमोशन बैच के भी है और हमारे लाइव क्लास के स्टूडेंट है, क्लासरूम के स्टूडेंट है। यस। लास्ट में ये बताना चाहता, आईएफएस से हो तो मुमकिन है, हाँ, आईएफएस से जोड़ना रहे चाहिए। तो आईएफएस से तो सिलेक्शन पक्का है। यस। हाँ, तो जी सर। आईएफएस के साथ रहिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। और अगर आपको जो जो टॉपिक इस इंटरव्यू में, इस हमारे सेशन में जो जो भी अच्छा लगा हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आपको सेशन कैसे लगा। प्लस आप सब लोग, आपको और कोई भी डाउट होगा या आपको और कुछ भी पूछना होगा, तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप बता सकते। तो सुचित्रा, फिर से एक बार हम सब स्टूडेंट की तरफ से और पूरे आईएफएस फैमिली की तरफ से आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। यस। थैंक यू सर। हाँ, तो आपका इतना थैंक यू अच्छा, ऑल द टीम मेंबर्स ऑफ आईएफएस। यस, तो आपका इतना अच्छा रिजल्ट आया और आप गोल्ड मेडलिस्ट हो, तो आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि सुचित्रा हमारी लाइव क्लास की स्टूडेंट है और लाइव क्लास में भी हम इंटरेक्ट करते और आज भी हम इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो आज बहुत खुशी हो रही है कि हमारे स्टूडेंट का इतना अच्छा रिजल्ट आया। यस, तो थैंक यू सो मच ऑल, आप सबका भी थैंक यू सो मच। और सुचित्रा, आपका भी बहुत बहुत थैंक यू कि आपने इतने अच्छे से हमें स्ट्रेटजीज बताए और इतने अच्छे से हमें कैसे पढ़ाई करना है, किस तरह की स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, डूज एंड डोंट्स बताए। उस सब के लिए हमारे पूरे आईएफएस फैमिली की तरफ से एंड सारे स्टूडेंट की तरफ से थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।